Hello children. In previous lecture we discussed about chapter number 1 ज्योग्राफी का हम लोग चैप्टर डिस्कस कर रहे थे और रिसोर्सेज के बारे में मैंने काफ़ी पॉइंट आपको पढ़ाया था। मैंने टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज भी आपको बताया और बताया कि किन बेस पर रिसोर्सेज को डिवाइड किया गया है। तो 4 बेस भी मैंने डिस्कस किया था। ओरिजिन, एक्सहॉस्टेबिलिटी, ओनरशिप और डेवलपमेंट, स्टेटस एंड डेवलपमेंट। उसको लेके मैं उनके कई सारे पार्ट्स भी आपको बताए थे। उन सारे पार्ट्स को डिफाइन भी कर दिया था और उसका एग्जाम्पल भी दे दिया था। एग्जाम्पल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसोर्सेज में अगर आप किसी का भी डिफिनेशन लिखते हैं, किसी भी पार्ट्स का, चाहे रिन्यूएबल हो, नॉन रिन्यूएबल, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, किसी का भी अगर आप डिफिनेशन लिखते हैं तो उसका एग्जाम्पल देना सबसे मस्ट है, क्योंकि जब तक आप एग्जाम्पल नहीं देंगे तब तक वो डिफिनेशन क्लियर नहीं हो पाता है। इसलिए एग्जाम्पल देना मस्ट है हर एक डिफिनेशन का। क्लियर? आज आगे ले चलते हैं। आपका चैप्टर बहुत बड़ा है तो आज आपका एक और टॉपिक लूँगा और नेक्स्ट यानी कल मैं आपका ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 फिनिश कर दूंगा, फिर आपका हिस्ट्री भी स्टार्ट कर दूंगा। क्लियर? तो आज लेते हैं सेकंड लास्ट लेक्चर और वो लेते हैं पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। किस तरह रिसोर्स का डेवलपमेंट किया जाता है, आज उस पॉइंट को हम देखते हैं। जैसे आपको पता है, रिसोर्सेज आज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। रिसोर्स जो होता है वो नेचर द्वारा हमें एक प्रकार का गिफ्ट होता है, लेकिन सच तो ये नहीं है। इस सेंटेंस को ज़्यादा हम लोग सही नहीं मानते हैं। निश्चित तौर पर नेचर ने हमें रिसोर्स दिया है, लेकिन उस रिसोर्स का यूटिलाइजेशन इंसान अपने माइंड से किया है, अपने इंटेलिजेंस से किया है, अपने टेक्नोलॉजी से किया है। क्लियर? नेचर वो कोई रिसोर्स दे दिया नेचर, तो वो पता कैसे चलेगा कि इस रिसोर्स का यूज़ इस प्रकार करना है? तो उसका यूज़ तो हम निर्धारित करते हैं ना। इंसानी जो नेचर है, इंसानी जो इंटेलिजेंस है वो निर्धारित करेगा ना। अच्छा भैया, पेट्रोल का यूज़ हम लोग ऐसे करेंगे, इसका यूज़ हम ऐसे करेंगे, तो ये इंसान की देन है। क्लियर? यानी इंसान अपने माइंड, अपने टेक्नोलॉजी, अपने माइंड के बल पे, इंटेलिजेंस के बल पे उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया है। क्लियर? निश्चित तौर पे ये नेचर की देन जरूर है, लेकिन इसको रिसोर्स बनाने वाले इंसान है। देखो आगे लिखा भी है, रिसोर्सेज आज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, निश्चित तौर पे, बट एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। क्लियर? लेकिन इस रिसोर्स को यूज़ करने वाले कहीं ना कहीं इंसान हैं। अब ये बोल रहा है जो बड़े बड़े रिसोर्स हैं, जैसे आपका पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया या डीजल हो गया, ये क्या फ्यू हैंड्स, कुछ हाथों में ये चले गए हैं। मतलब इसको लेके कुछ ही लोग इसका यूज़ कर पा रहे हैं। जैसे अमीर, आप जानते ही हैं, एक कहावत भी कहा जाता है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। तो वही इसके कहने का मतलब है कि रिसोर्स निश्चित तौर पे इंसानों ने डेवलप किया, एकदम डेवलप किया, लेकिन बड़े बड़े रिसोर्स कुछ हाथों तक ही सीमित हैं। तो बेहतर यही है उस रिसोर्स को उन हाथों में भी दिया जाए जहां तक ये पहुंच नहीं पा रहे हैं। देश का डेवलपमेंट तभी संभव हो पाएगा जब रिसोर्स का यूटिलाइजेशन सोसाइटी का हर एक वर्ग करे। क्लियर? दूसरी बात, रिसोर्स मिल जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि उस रिसोर्स का तुरंत यूज़ करना शुरू कर दो, उसको इतना यूज़ करो कि वो ख़त्म हो जाए, बल्कि रिसोर्स का उतना ही यूज़ करो जितनी आपको ज़रूरत हो। बाकी रिसोर्सेज को आप बचा के रखो इन फ्यूचर के लिए। क्लियर? और इसके लिए आपको लाना पड़ेगा एक वर्ड जिसे आप कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप पीछे क्लास में भी इस वर्ड को पढ़े होंगे, आपको पता होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी अस्थाई विकास। ये जो वर्ड है ये देन है वर्ल्ड बैंक की, और इसे एक्सेप्ट किया है इंडिया ने 2012 में। आपके फाइनेंस मिनिस्टर ने इसे एक्सेप्ट किया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? मतलब वर्तमान में जो रिसोर्स है, प्रेजेंट टाइम में जो रिसोर्स है, उसका आप यूज करिए भविष्य का ध्यान में रखते हुए। यानी आप उनका इतना कंजम्पशन मत करो, इतना एब्जॉर्प्शन मत करो कि भविष्य के लिए कुछ बने ही ना। यानी भविष्य को सुधारते हुए प्रेजेंट टाइम में रिसोर्स का यूज करना, इसी को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसके लिए क्या होना चाहिए? प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। कैसे मिनरल्स का हम लोग यूज़ करेंगे, कैसे मेटल्स का हम लोग यूज़ करेंगे, कैसे फॉरेस्ट का हम लोग यूज़ करेंगे, उसके लिए एक प्लान बनाना पड़ता है। इस प्लान के अकॉर्डिंग ही आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थिंकिंग को इंडिया में जनरेट कर पाएंगे। क्लियर? थोड़ा लेक्चर आज का खतरनाक है निश्चित तौर पे, क्योंकि टॉपिक भी खतरनाक है। क्या किया जाए? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? फ्यूचर के भविष्य को बनाने के लिए प्रेजेंट में रिसोर्सेज का उतना ही यूज़ करना जितना हमें ज़रूरत हो, ना कि अनावश्यक उसको कंज्यूम करना।
क्लियर। इसके लिए चाहिए प्लानिंग। प्लानिंग में क्या होना चाहिए, आप जानते ही हैं, कुछ एरिया कुछ खास चीज़ों के लिए होता है, बाकी उसके अगर अगल बगल के एरिया को देख लो तो वहाँ डेवलपमेंट नहीं रहता। क्लियर। कहने का क्या मतलब है, जो रिसोर्स आप यूज करते हैं उस रिसोर्स का यूटिलाइजेशन पूरे एरिया के लिए होना चाहिए, ना कि किसी पार्टिकुलर एरिया के लिए। जैसे एग्जांपल से आप समझेंगे, जैसे झारखंड और छत्तीसगढ़ है, तो ये क्या है, रिच ऑफ मिनरल्स। यहाँ क्या है, सबसे ज्यादा मिनरल्स है। झारखंड और छत्तीसगढ़ में क्या है, मिनरल्स खूब ज्यादा मिले हैं। आप जानते ही हैं, कोयला तो सबसे ज्यादा इन्हीं क्षेत्रों से मिलता है। झारखंड और छत्तीसगढ़ क्षेत्रों से कोयला सबसे ज्यादा मिलता है। तो उस एरा को आप कोयले के लिए ही क्यों इंपॉर्टेंट बना रहे हो भाई, वहां मेटल्स का भी डेवलपमेंट कीजिए, वहां रिवर्स हाइड्रो पावर को भी जनरेशन कीजिए, वहां अन्य चीजों का भी जनरेशन कीजिए। यानी किसी खास एरिया को आप किसी खास रिसोर्स के लिए ही पैक करके नहीं रख सकते, वहां अन्य चीजों को लाना पड़ेगा। ले आइए, तभी डेवलपमेंट संभव है, जब सभी क्षेत्र सभी रिसोर्सेस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाए। अरुणाचल प्रदेश की बात कर लूं तो अच्छा खासा अरुणाचल प्रदेश में वाटर रिसोर्स आप जानते ही हैं, कितना ज़्यादा वाटर रिसोर्स है। तो वहां इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, रोड नहीं है वहां। क्लियर। अच्छे खासे वहां ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, अच्छे खासे इंफ्रास्ट्रक्चर, फैक्ट्रियां उतनी नहीं है जितनी अन्य राज्यों में। तो क्यों ये डिसबैलेंस है भाई, वहां भी बैलेंस कीजिए ना। आप वहां भी उन चीजों को लाइए जिससे वहां के लोग भी उस रिसोर्स का पूरा फायदा उठा सके। क्लियर। अब झारखंड और छत्तीसगढ़ सरकार तो एक तरह से कोयले के ऊपर अपना आधिपत्य मोनोपोली स्टेब्लिश कर लेगी, तो ऐसा आप मत करिए। रिसोर्स हर एक के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसका डेवलपमेंट हर एक क्षेत्र में बराबरी का होना चाहिए। क्लियर। ऐसे ही देखिए, आपका गुजरात और राजस्थान की मैं बात करूं तो गुजरात और राजस्थान आपको जानते ही हैं, डेजर्ट एरिया है। वहाँ भी अच्छे खासे आपके वहाँ अच्छे खासे आपके विंड एनर्जी, इन सब का बहुत डेवलपमेंट पॉसिबल है, वहाँ डेवलपमेंट हो पाएगा। तो वहाँ किसकी कमी है, लैक ऑफ वाटर, वहाँ वाटर की कमी है। यानी वाटर की जरूरतें वहां पूरा करिए। यानी किसी खास एरा को आप किसी खास रिसोर्स के लिए बाउंड नहीं कर सकते हैं, बल्कि उस एरा को हर एक रिसोर्स के लिए डेवलपमेंट बनाइए। इससे क्या होगा, जो रिसोर्स होगा वो किसी कुछ हाथों में सीमित नहीं रह पाएगा, बल्कि उस रिसोर्स का फायदा समाज का हर एक वर्ग, राज्य का हर एक वर्ग और आपके देश का हर एक वर्ग उठा पाएगा। और इससे ही संभव हो पाएगा देश का विकास, जो सबके लिए जरूरी है। ठीक। तो उसके लिए एक प्लान होना चाहिए। जैसे किसी खास एरिया को आप किसी खास रिसोर्स के लिए बस नहीं रख सकते, बल्कि उस एरा में आपको हर एक प्रकार के रिसोर्स का डेवलपमेंट करना पड़ता है। ऐसा जो आप करते हैं प्लानिंग, उसे ही हम कहते हैं बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग। तो याद रखिए, कभी कभी पूछता है व्हाट इज बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग, तो यही होता है, किसी आप एरिया को किसी खास चीज़ रिसोर्स के लिए आप रिजर्व नहीं रख सकते, बल्कि उस एरा में हर एक प्रकार के रिसोर्स का डेवलपमेंट किया जाना जरूरी है। क्लियर। अब ये प्लानिंग कैसे बनाते हैं, प्लानिंग के लिए क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है, वो देखते हैं। तो वो आपका नेक्स्ट हेडिंग है रिसोर्स प्लानिंग। क्लियर। कैसे, तो सबसे पहला क्या करना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री। क्लियर। आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी रिसोर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उसका यूज़ आप कैसे कर पाएंगे। इन्वेंट्री करना पड़ेगा कि अच्छा, इस रिसोर्स का रूप ऐसे यूज़ किया जाएगा, इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी क्वांटिटी क्या है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छा खासा सर्वे करना पड़ेगा, अच्छा खासा मैपिंग करना पड़ेगा, और इसके अकॉर्डिंग आप समझ पाएंगे कि रिसोर्स को यूज़ कैसे करना है और रिसोर्स का यूज कहाँ करना है। क्लियर। तो सबसे पहला रिसोर्स प्लानिंग में क्या होना चाहिए, पहला होना चाहिए आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री। क्लियर, खोज उसकी। दूसरा क्या होना चाहिए, इन्वॉल्विंग प्लानिंग, स्ट्रक्चर एंड इम्प्लीमेंटेशन। क्लियर। यानी उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसका प्लान बनाना पड़ेगा कि इस रिसोर्स को हम यूज़ कैसे करें। प्लान बनाना जरूरी है ना। पहले तो इन्वेंट कर लिया, अच्छा खासा आपको रिसोर्स पता चला, कोयला का मिल गया अच्छा खासा, तो उसके बाद आपको खोजना पड़ेगा कि इसको प्लान कैसे हम इसका यूज़ करें, कहाँ पर यूज़ करें, उसके लिए अच्छा खासा एक प्लान बनाना पड़ेगा। तीसरा क्या हो गया, जब आपका प्लान बन गया तो आप उस प्लान को क्या करेंगे, इंप्लीमेंट कर देंगे। यानी आप क्या करेंगे, उस कार्य को करना शुरू कर देंगे, उस रिसोर्स का आप यूज़ कर पाएंगे, और उस रिसोर्स के यूज़ करने से आपके डिस्ट्रिक्ट का, आपके स्टेट का अच्छा खासा डेवलपमेंट हो जाएगा। क्लियर। ये केवल खास एरिया में नहीं करना चाहिए, इसलिए क्या लिखा, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम टू ओवरऑल डेवलपमेंट प्रोग्राम। कहने का क्या मतलब है, जैसे
पता चला आपने यूपी का ही मैं क्षेत्र ले लूँ, आपके यूपी के आपके गोरखपुर में आपने डिगिंग करना शुरू किया और वहाँ का अच्छा खासा आपको पेट्रोलियम मिल गया। आपने इन्वेंट किया पहला कार्य, फिर प्लान बनाया कि इस पेट्रोलियम का हम यूज़ गोरखपुर में करेंगे या कैसे करेंगे या पूरे यूपी के लिए करेंगे। प्लान बना दिया, आपने प्लान बनाया पूरे यूपी के लिए हम इसे करेंगे, तो आपने पूरे यूपी के लिए उस पेट्रोलियम का यूज़ करना शुरू कर दिया। ये क्या हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया। तो जब यूपी का आपने उस पेट्रोलियम से डेवलपमेंट किया तो यूपी के साथ साथ वो इंडिया का भी डेवलपमेंट होगा ना। यानी आपका जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्लान है या जो आपका स्टेट रिसोर्स डेवलपमेंट प्लानिंग है वो एक तरह से मर्ज हो जाएगा ओवरऑल डेवलपमेंट प्रोग्राम में, यानी इंडिया के डेवलपमेंट प्रोग्राम में। क्लियर। आज का लेक्चर थोड़ा खतरनाक है, निश्चित तौर पे टॉपिक थोड़े खतरनाक है, लेकिन क्या करूं, आप समझना जरूरी है। क्वेश्चन तो अच्छे खासे बनते हैं, तो याद रखिएगा रिसोर्स जो प्लानिंग होता है वो 3 किया जाता है। उसमें सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, इन्वेंट्री, दूसरा इन्वॉल्विंग प्लानिंग और तीसरा उसका इम्प्लीमेंटेशन। क्लियर। इस तरह कहा जाता है कि जो भी आप रिसोर्स फाइंड करते हैं, जो भी रिसोर्स चाहे वो डिस्ट्रिक्ट में फाइंड करते हैं चाहे वो इस सिटी में फाइंड करते हैं, तो जो भी आप रिसोर्स फाइंड करेंगे उससे पूरे देश का डेवलपमेंट संभव हो पाएगा। केवल उस डिस्ट्रिक्ट का या उस स्टेट का नहीं, बल्कि उससे पूरे देश का डेवलपमेंट संभव हो पाएगा। इसलिए ऐसा कार्य करना चाहिए, ऐसा इन्वेंशन करना चाहिए कि कोई खास एरा किसी खास चीज़ के लिए ना हो, बल्कि उस एरा में हर एक चीज़ रिसोर्स पहुंचता रहे और उसका यूज़ कर पाए सभी लोग, ना कि कुछ चुनिंदा हाथों में वो रहे जिससे वही यूज़ कर पाए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो डेवलपमेंट कभी संभव नहीं हो पाएगा, ना ही स्टेट में और ना ही इंडिया में। क्लियर। तो आपके रिसोर्स वाला जो पॉइंट है वो फिनिश होता है और आगे आपका लेक्चर लेते हैं दो बड़े टॉपिक, लैंड के बारे में और डिस्कस करेंगे वाटर के बारे में। तो सबसे पहले आपका डिस्कस करते हैं लैंड के पॉइंट को। ठीक है, आपका बहुत बड़ा पॉइंट है लैंड का, निश्चित तौर पे आप देखे भी होंगे अपने बुक में, देखिए बहुत बड़ा पॉइंट है, लेकिन मैं उसको शॉर्टकट में ले चल रहा हूँ। जो आपके एग्ज़ाम के व्यू से इम्पॉर्टेंट है उन पॉइंट्स को मैं उठा रहा हूँ यहाँ पे लैंड के टॉपिक में। क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपका वाटर वाला डिस्कस कर दूंगा, वाटर वाला पॉइंट, और नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट भी हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं लैंड की। आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है कि लैंड जो है वो नेचुरल रिसोर्स है और ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि लैंड पे ही आपके ह्यूमंस लाइफ, प्लांट लाइफ, एनिमल्स लाइफ, हर एक चीज़ आपका लैंड पर ही संभव है। अगर लैंड नहीं है तो निश्चित तौर पे लाइफ क्या, उस प्लेनेट की ही कल्पना नहीं की जा सकती। यानी आप सोच सकते हैं लैंड आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। रिसोर्स का 100% रिसोर्स इसी पे ही रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है लैंड। आप जानते हैं क्लास 9th में आपने पढ़ा भी है कि 43% आपका जो लैंड है वो प्लेन है, और प्लेन लैंड आप समझ ही सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी लैंड पे आपका एग्रीकल्चर, उसी लैंड पे आपका फॉरेस्ट, उसी लैंड पे आपकी फैक्ट्रियाँ, सब कुछ उसी प्लेन लैंड पे ही इस्टेब्लिश होती है। तो आप समझ सकते हैं ये 43% जो लैंड प्लेन है ये आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट होगा। पूरे लैंड का 43% क्या है, प्लेन है। 30% क्या है, माउंटेन है। माउंटेन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अच्छे खासे मिनरल्स आपके माउंटेन्स में भी निकाले जाते हैं। और 27% आपका प्लेट्यू रीजन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे मिनरल्स, कई सारे आपके फ्यूल्स, सब कुछ इसी प्लेट्यू से ही मिलते हैं। यानी आप सोच सकते हैं ये 100% लैंड का जो डिवाइडेशन है ये आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। क्लियर। तो ये रही लैंड के बारे में एक सिंपल जानकारी जिसे आपको ध्यान में रखना है। आपने क्लास 9th में भी लैंड को लेकर कुछ ना कुछ पढ़ा है। क्लियर। आइए लैंड यूटिलाइजेशन देखते हैं कि किस प्रकार लैंड का हम लोग यूज़ किए हैं, किस प्रकार का लैंड का यूज़ हम कर सकते हैं, क्या ऐसा कार्य कर सकते हैं जिससे हम लैंड का भरपूर यूज़ कर पाएँ। ठीक है, जो लैंड हमें नेचुरल रिसोर्स जो हमें मिला है, नेचर द्वारा जब मिला है, उस लैंड को हम किस प्रकार यूटिलाइज कर पाएंगे, किस प्रकार उसका यूज़ कर पाएंगे, आज ये देखते हैं उस पॉइंट को।
सबसे पहला इंपॉर्टेंट है फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट का कुछ समझाना नहीं, आप जानते ही हैं लैंड का सबसे बड़ा यूज़ क्या है, फॉरेस्ट। और फॉरेस्ट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये आप जान सकते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट पे ही आपका पूरा का पूरा एनिमल्स डिपेंड है, फॉरेस्ट पे ही आपके कई सारे ह्यूमंस लाइफ डिपेंड है। अगर फॉरेस्ट नहीं होगा तो लाइफ की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि आप समझ सकते हैं ये लकड़ी वुड हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। तो लैंड का सबसे पहला यूटिलाइजेशन किस में हुआ है, फॉरेस्ट में, यानी फॉरेस्ट के रूप में हम लैंड का यूज़ कर पाएंगे। सेकंड वन, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। हाँ, कई सारे ऐसे भी लैंड है ना जो कल्टीवेशन के लिए आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। क्यों? पता चले आप वहाँ छोटा अच्छा खासा प्लांटेशन कर रहे हैं, आप वहाँ ग्रेजिंग ग्रास प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप वहाँ अच्छा खासा वेजिटेशन के लिए उसे यूज़ कर रहे हैं, तो आप वहाँ कल्टीवेशन नहीं कर पाएंगे ना। तो लैंड को इन सब चीज़ों में भी यूज़ करते हैं। पहला क्या है, फॉरेस्ट के रूप में यूज़ करना। दूसरा, कल्टीवेशन के रूप में नहीं, यानी यहाँ वेजिटेशन किया जाता है, ग्रास लैंड इस्टेब्लिश किया जाता है, प्लांटेशन किया जाता है। तीसरा, अदर कल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। फैलो लैंड क्या होता है, फैलो लैंड उस लैंड को कहते हैं जिन लैंड का डेवलपमेंट आप ग्रास ग्रेस के लिए करते हैं, ग्रास वगैरह के लिए करते हैं, जहाँ ग्रास प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, कुछ वेजिटेशन करते हैं, यानी ऐसा लैंड जहाँ आपने 5 सालों तक खेती नहीं की, यानी 5 ईयर्स जहाँ कल्टीवेशन नहीं हुआ है, उस लैंड को हम फैलो लैंड कहते हैं। क्लियर? इसका हम यूज़ करते हैं ग्रास के रूप में, इसका हम यूज़ करते हैं वेजिटेशन के रूप में। अब आप कहेंगे सर सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट में डिफरेंस क्या है, तो सेकंड पॉइंट में क्या है, यहाँ मतलब एक एक साल पे यहाँ ग्रेन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, जबकि तीसरा पॉइंट जो फैलो लैंड है, यहाँ 5 साल के लिए आप किसी प्रकार का कोई कल्टीवेशन एक्टिविटी नहीं करेंगे। क्लियर? चौथा क्या है, फैलो लैंड। वही फैलो लैंड डिस्कस किया, वही तीसरा पॉइंट चौथे में भी इंक्लूड है। फैलो लैंड मीन्स क्या, लीव लैंड। देखिए आगे मैंने लिख भी दिया है, लीव लैंड, यानी ऐसा लैंड जिसे आपने लीव छोड़ दिया है काफ़ी सालों के लिए। होता है ना, क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं किसी लैंड पे अच्छा खासा ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं, फिर कुछ साल के लिए उसे हम लोग ऐसे छोड़ देते हैं। छोड़ते इसलिए हैं कि उसमें बारिश होगा, कुछ इधर उधर की चीज़ें आएंगी जिससे वहाँ खाद बनेगा और फिर वो अपनी फर्टिलिटी वापस ले लेगा। अब मैं असम की बात करूँ तो आपको पता होना चाहिए असम में नील की खेती होती है। किसकी खेती करते हैं, नील की। तो आपको ये भी पता होना चाहिए नील की खेती जहाँ की जाती है वहाँ का लैंड 2 to 3 ईयर, 2-3 साल वहाँ की फर्टिलिटी ही उस लैंड की ख़त्म हो जाती है, 2-3 साल ख़त्म हो जाती है। तो क्या करते हैं हम उस लैंड को ऐसे छोड़ देते हैं, भैया 2-3 साल बाद जब इसमें फिर से फर्टिलिटी आएगी तो हम यहाँ फिर से कोई अनाज प्रोड्यूस करेंगे। तो ऐसे लैंड को हम लोग फैलो लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, फैलो लैंड, कि उसे छोड़ दिया गया है फर्टिलिटी वापस लाने के लिए। फर्टिलिटी जिस दिन इसके पास वापस आ जाएगी हम फिर से यहाँ रिप्रोड्यूस करेंगे ग्रेन्स को, ग्रास या जो भी प्लांटेशन करेंगे हम फिर से करेंगे। तो ऐसे लैंड को हम फैलो लैंड कहते हैं। क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज़ फैलो लैंड, तो क्या फैलो लैंड क्या है, ऐसे लैंड जिन्हें हम कुछ सालों के लिए छोड़ देते हैं, वहाँ खेती वगैरह नहीं करते हैं, उसे हम फैलो लैंड कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका सबसे, नेट सोन एरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट लैंड है, क्योंकि इस लैंड का हम यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, जो जिस लैंड पे आप खेती करते हैं अच्छा खासा वीट, राइस, बाजरा, इन सब का जहाँ प्रोड्यूस करते हैं उस लैंड को हम लोग क्या कहते हैं, सोन लैंड। बहुत इंपॉर्टेंट एरा है। तो आपने देखा लैंड को आप किस रूप में यूज़ करते हैं, सबसे पहले तो यूज़ करते हैं फॉरेस्ट के रूप में। दूसरा यूज़ करते हैं, कुछ ऐसे लैंड होते हैं जो हम कल्टीवेशन में यूज़ नहीं करते हैं, उन्हें रखते हैं कुछ खास प्लांटेशन के लिए, कुछ खास वेजिटेशन के लिए, कुछ खास ग्रास गेजरिंग के लिए। आप जानते ही हैं जो पेट्रोरेट्स होते हैं उनके लिए ग्रेजिंग, ग्रास ग्रेजिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उनके जो सीप और जो उनके जानवर होते हैं उसी ग्रास पे डिपेंड होते हैं। तो पेस्टोलॉजिस्टों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कुछ ऐसे लैंड होते हैं जो कल्टीवेशन के रूप में आप यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि इन्हीं सब के डेवलपमेंट वहाँ करते हैं। तीसरा आपने फैलो लैंड जाना। फैलो लैंड क्या है, कुछ ऐसा लैंड होता है जहाँ फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है और कुछ सालों के लिए उसे छोड़ दिया जाता है, उसे फैलो लैंड कहते हैं। नेक्स्ट आपने सोन एरिया जाना। सोन एरिया भी आपने जाना, क्या होता है, ऐसा लैंड जो आप एग्रीकल्चर के रूप में यूज़ करते हैं, जो आपके लैंड का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और निश्चित तौर पर लैंड का सबसे यूटिलाइजेशन इसी सोन एरा में किया जाता है। ठीक है, तो आप समझ लिया कि किस प्रकार आप लैंड को यूटिलाइज करते हैं। ठीक, नेक्स्ट
लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया, किस पैटर्न में लैंड का यूज़ किया जाता है वो पैटर्न जानते हैं। तो सबसे पहले याद रखिए, इंडिया में जो लैंड है उसमें 33% फॉरेस्ट होना ही चाहिए किसी भी कीमत पर। क्लियर। 1952 में एक फॉरेस्ट पॉलिसी बनी थी और उस फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग लगभग 33% फॉरेस्ट होना ही चाहिए। ये पैटर्न है इंडिया में लैंड के होने का, ठीक, होना ही चाहिए। दूसरा पॉइंट, क्योंकि इसी लैंड पर, इसी फॉरेस्ट पर डिपेंड करते हैं आपके कई सारे ट्राइबल्स। उन ट्राइबल्स के लाइफ को बेहतर बनाने के लिए 33% फॉरेस्टाइजेशन किया ही जाना चाहिए। 2019 का अगर मैं सर्वे लूँ तो अभी मात्र 22% फॉरेस्ट है इंडिया में, जिसे बढ़ाकर 33% किया जाना चाहिए। क्लियर। सेकेंड पॉइंट, इसेंशियल फॉर इकोनॉमिक बैलेंस। हाँ, आपको फॉरेस्ट जब आप इस्टेब्लिश करेंगे तो वो इकोनॉमिक बैलेंस होना चाहिए, यानी उन फॉरेस्ट को आप लगाइए जिसको कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी के लिए हेल्प हो, उन प्लांटेशन को लगाइए जो लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट हो, यानी बैलेंस होना चाहिए, इकोनॉमिक बैलेंस और सोशल बैलेंस होना चाहिए। कोई भी आप प्लांटेशन करते हैं, कोई भी फॉरेस्ट लगाते हैं। क्लियर। थर्ड वन, वही जो सेकंड पॉइंट मैंने कहा, पीपल डिपेंड, यानी उसी फॉरेस्ट पे कई सारे लोग डिपेंड करते हैं, इसलिए फॉरेस्टाइजेशन किया जाना चाहिए। मतलब पैटर्न क्या है लैंड का, 33% आप फॉरेस्ट लगाइए भाई। ऐसा फॉरेस्ट लगाइए जो इकोनॉमिक बैलेंस दे पाए। फॉरेस्ट लगाइए क्योंकि उस पर कई लोगों की लाइफ डिपेंड होती है। तो यही हेडिंग पढ़ा गया है, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा मैं फास्ट ले चल रहा हूँ क्योंकि ये सब उतने इंपॉर्टेंट है नहीं, क्वेश्चंस अच्छे खासे बनते नहीं हैं इन सबसे। स्टार्टिंग में जो मैंने पढ़ाया था ओरिजिन और एग्जॉस्टिबिलिटी वगैरह पैटर्न, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ज़्यादा ध्यान से पढ़िएगा। आगे ले चलते हैं, लैंड डिग्रेडेशन। यहाँ मैंने कुछ लिखा नहीं क्योंकि ये मुझे समझाना था टॉपिक। डिग्रेडेशन मीन्स क्या होता है, किस प्रकार आप लैंड को डिग्रेड कर रहे हैं, यानी उसकी वैल्यू खत्म कर दे रहे हैं। तो आप जानते ही हैं, अच्छा खासा जो फर्टाइल लैंड होता है वहाँ भी क्या हो जाता है, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, वहाँ अच्छा खासा आप इंडस्ट्री बना दे रहे हैं। फॉरेस्ट जो है अच्छे खासे, जो आपके लिए इन्वायरमेंट के लिए या ह्यूमन्स लाइफ के लिए कितने इंपॉर्टेंट, तो आप क्या कर रहे हैं, उन फॉरेस्ट को कटिंग कर रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे लैंड मुझे चाहिए भाई रहने के लिए, तो आप क्या कहते हैं, उन फॉरेस्ट को काट दे रहे हैं। तो ये सब क्या कर रहे हैं, आप लैंड को डिग्रेड कर दे रहे हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से आप अच्छे खासे फर्टाइल लैंड को ख़त्म कर दे रहे हैं। आप इंडस्ट्रियलाइजेशन कीजिए, लेकिन कोशिश करिए उन जगहों पर इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाए जिस लैंड का यूज़ ग्रेन्स की प्रोडक्शन के लिए नहीं हो पा रहा है, जहाँ आप अच्छा खासा अनाज पैदा नहीं कर पा रहे हैं, उस ज़मीन का यूज़ कीजिए, आप फैक्ट्री इस्टेब्लिश कीजिए। आप कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए हमें ऐसा करना पड़ रहा है, तो निश्चित तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कीजिए, लेकिन कम से कम इतना मत एग्रीकल्चर को नुकसान कीजिए, इतना मत एग्रीकल्चर को नुकसान